वेलकम टू गूंज सन्नाटे और मैं गीतिका। और आज हम बात करने वाले हैं कोलकाता हाउस ऑफ हॉरर्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। 12 जून 2015 को कोलकाता के पोर्श एरिया रॉबिन्सन स्ट्रीट हाउस नंबर 3 की खिड़की से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा था। वैसे तो वहाँ देव फैमिली अपने परिवार के साथ रहते थे, पर उस समय घर में से कोई भी बाहर ना आने की वजह से वहाँ के नेबर्स ने फायर ब्रिगेड्स वालों को फ़ोन करा। जैसे ही वहाँ फायर ब्रिगेड्स वाले वहाँ पहुँचे, उन्होंने उस घर की बेल बजाई और जो शख्स ने गेट खोला वो शख्स अपने 40s में था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बीमार है और वो बहुत दुबला पतला था। उसे देखकर ऐसा भी लग रहा था कि वो अभी के अभी बेहोश हो जाएगा। और उस टाइम फायर ब्रिगेड वाले भी ज़रा सोच नहीं पाए, क्योंकि जैसे ही उन्होंने गेट खोला उनके घर से बहुत ज़्यादा फोल स्मेल आ रही थी। पर स्टिल अवॉइडिंग दैट फैक्ट, फायर ब्रिगेड वालों को लगा कि उन्हें अपनी ड्यूटी पहले पूरी करनी चाहिए। उन्होंने देखा कि धुआं उनके घर के बाथरूम से आ रहा है, तो वो तुरंत ही उनके बाथरूम की तरफ भागे। पर वो बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था, तो उन्होंने उस गेट को तोड़ दिया। बट जो सामने नज़ारा था वो उन ऑफिसर्स को एक्सपेक्टेड नहीं था। अंदर पड़ी थी एक लाश, और वो लाश पूरी तरह से जल चुकी थी। लाश के बगल में एक केरोसिन का डब्बा रखा हुआ था। लाश के साथ में एक नोट भी था जिस पे लिखा हुआ था कि मेरी मौत के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है, लव यू बेटा। लेकिन औरोबिंदो जी ने ही अपनी ही जान इतने दर्दनाक तरीके से क्यों ली? और अगर पार्थो जी घर पर ही थे तो उन्होंने अपने पिताजी को क्यों नहीं बताया? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमें समय में कुछ पीछे जाना पड़ेगा। तो चलते हैं इन द ईयर 1989। 1989 में औरोबिंदो जी अपनी पत्नी आरती और 2 बच्चे देवजानी और पार्थो दे के साथ कोलकाता शिफ्ट हो गए। कोलकाता में शिफ्ट होने से पहले वो लोग बेंगलोर में रहते थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद औरोबिंदो जी ने सोचा कि वो लोग अपने कोलकाता के पुश्तैनी घर, जो कि कोलकाता रॉबिन्सन स्ट्रीट हाउस नंबर 3, वहाँ शिफ्ट हो जाए। वहाँ शिफ्ट होना वुड बी बेटर फॉर देयर किड्स। बट वो घर मामूली नहीं था। कोलकाता के वन ऑफ द पोर्श एरिया में लोकेटेड ये घर, जिसे औरोबिंदो जी के परिवार वालों ने ब्रिटिशर से खरीदा था और जिसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा थी। और जहाँ प्रॉपर्टी की बात आती है, वहाँ भाई बहनों में झगड़ा होना तो काफ़ी आम बात है। तो इसी चक्कर में औरोबिंदो जी और उनके भाई अरुंदे के बीच इस घर को लेकर काफ़ी डिसएग्रीमेंट चल रहे थे। औरोबिंदो जी की वाइफ आरती, वैसे तो शी वॉज ए वेरी गुड लेडी, बट उनकी एक क्वालिटी जो उन्हें बाकी पेरेंट्स से अलग बनाती थी वो थी कि वो अपने बच्चों को बिल्कुल भी सोशलाइज करने नहीं देती थी। और इसी चक्कर में उनके बच्चे पार्थो और देवजानी के कोई दोस्त भी नहीं थे। पर दोस्त ना होने की वजह से उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता ना, क्योंकि उन दोनों के पास उन दोनों का सहारा था। वो दोनों एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके थे। वो अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। देवजानी और पार्थो किसी से सोशलाइज नहीं करते थे, पर इसके बावजूद भी वो दोनों काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई कोलकाता के राज बाजार साइंस कॉलेज से पूरी करी। उसके बाद पार्थो की कोलकाता के आईटी फर्म में नौकरी लग गई और कुछ साल बाद उसकी यूएसए में भी नौकरी लग गई। ऑन द अदर हैंड, देवजानी ने पार्थो की तरह आईटी फर्म में नौकरी ना करके कोलकाता के एक फेमस स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में म्यूजिक टीचर थी। एट दिस पॉइंट आप सबको लग रहा होगा कि देव फैमिली भी बाकी फैमिली की तरह भी अपना गुजारा कर रही है, पर जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा। 2007 में औरोबिंदो जी की पत्नी आरती को कैंसर हो गया था, बट अनफॉर्चुनेटली शी पास अवे। और इसी के चलते पार्थो ने अपनी यूएसए वाली जॉब छोड़ दी और वो अपने घर के साथ रहने लगा। ऑन द अदर हैंड, देवजानी ने भी अपनी टीचिंग वाली जॉब छोड़ दी। उनके लिए शायद ये सब बहुत ही मुश्किल होगा। अब उनके घर में सिर्फ 3 ही लोग बचे थे, औरोबिंदो जी, देवजानी और पार्थो, और उनके साथ साथ उनके 2 लैब्राडोर्स। उनका सोर्स ऑफ इनकम बस एक ही था, जो घर उन्होंने अपने रेंट पर दिया था, सिर्फ उन्हीं से उनका गुजारा चलता था। देव फैमिली पहले ही बाहर के लोगों से इतना डिस्टेंट रहते थे। उनके घर में जो फूड डिलीवर करने आता था वो भी उस खाने को उस घर के गार्ड को दे देता था, और वो गार्ड वो खाना उन तक ले जाता था। ऐसा लग रहा था कि मानो उन तीनों ने अपने आप को उस घर में कैद कर लिया हो। 10 जून 2015 को कोलकाता के हाउस नंबर 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट, जिस दिन पुलिस वालों को औरोबिंदो जी की लाश मिली, उन्होंने एक काफ़ी अनयूजुअल चीज़ नोटिस करी उनके घर में, कि उनका घर पूरी तरह से बिखरा हुआ था। उनके घर में बिल्कुल अंधेरा था। उनके घर की हर एक खिड़की पर काला कपड़ा लगा हुआ था, जैसे कि वो लोग खुद ही नहीं चाहते थे कि सूरज की एक भी किरण उनके घर में आए। घर के हर एक कोने में एक लेडी की गाने की आवाज़ आ रही थी, और वो आवाज़ बहुत हल्की थी। वो आवाज़ घर के हर एक कोने में सुनी जा सकती थी। और घर के एक कोने में घर के छोटे बेटे पार्थो जी बहुत ज़्यादा बेचैन थे। वो पुलिस वालों से ढंग से बात तक नहीं कर रहे थे।
पर इसके बावजूद भी जो नेबर्स घर के बाहर थे वो आपस में बात कर रहे थे कि औरोबिंदो जी के तो 2 बच्चे थे ना। उस समय पुलिस वालों को पार्थो दे का बिहेवियर काफ़ी अजीब लग रहा था। ये तो ऑब्वियसली है कि जिस इंसान के साथ ये सब हो रहा हो और वो इन सब चीज़ों से गुजर रहा हो उसका बिहेवियर इतना अजीब होगा, पर पार्थो दे कुछ ज़्यादा ही रेस्टलेस लग रहा था। पार्थो बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था और इसी चक्कर में पुलिस वालों को लगा कि वो कुछ गलत कदम ना उठा ले। पर शायद पुलिस वालों को ये भी लग रहा था कि जो भी उनके घर में हो रहा है वो सब पार्थो नहीं कर रहा है। इसी के चलते पुलिस वालों ने पार्थो पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाला और उसने एक बात बोली जो उसने 6 महीने से छुपाई हुई थी। आप सबको याद है जब औरोबिंदो जी की बॉडी डिस्कवर हुई थी तो सब कह रहे थे कि औरोबिंदो जी के तो 2 बच्चे हैं ना। पार्थो ने बताया कि उनकी बहन देवजानी कहीं बाहर नहीं गई है, वो उनके घर में ही है, बस वो जिंदा नहीं है। जब पार्थो ने ये बताया कि देवजानी की लाश उनके ही घर में है तो तुरंत ही पुलिस वाले उस घर में गए और उन्होंने वहाँ की तलाशी स्टार्ट कर दी। हॉल, ग्राउंड, किचन, उन्होंने सब देखा। उनके घर में हर कोने में बहुत सारे लैपटॉप फैले हुए थे और घर के हर कोने में छोटे कागज़ के टुकड़े पड़े हुए थे। उनका पूरा घर एक मेस था, पर उनके घर का एक कमरा जो उन्हें बाकी घर से अलग बनाता था उसमें था कि उसमें बेड था। उस बेड को देखकर ऐसे लग रहा था कि उसकी चादर किसी ने आज ही चेंज की हो। उस बेड को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर कोई सोया हुआ है और उसके ऊपर एक चादर है। जैसे ही पुलिस वाले उसके पास गए उन्होंने उस चादर को हटाया और उसके नीचे थी एक लाश। वो लाश थी देवजानी की। देवजानी की लाश के पास कुछ खाने का सामान पड़ा हुआ था, बस वो उस खाने को खा नहीं सकती थी क्योंकि उसकी लाश 6 महीने पुरानी थी और वो एक कंकाल बन चुकी थी। उस कंकाल के साथ एक बोरी पड़ी हुई थी। उस बोरी के अंदर थी उसके 2 कुत्तों की लाश। आखिर उस घर में क्या हो रहा था? पार्थो दे अपनी बहन के स्केलेटन के साथ और उनके 2 कुत्तों के स्केलेटन के साथ उस घर में आखिर रह कैसे रहा था? क्या किसी को भी नहीं पता था कि उसकी बहन मर चुकी है? औरोबिंदो जी जो अभी कुछ दिन पहले ही मरे थे, क्या उन्हें भी नहीं पता था कि उनकी बेटी देवजानी मर चुकी है? इन सब के सवाल के जवाब बस एक ही व्यक्ति दे सकता था, वो था पार्थो दे। पुलिस वालों ने पार्थो दे से काफ़ी पूछताछ करी। पार्थो जी कुछ कुछ के जवाब दे रहा था और कुछ कुछ के नहीं, पर वो एक ही बात को बार बार बोले जा रहा था कि मैंने अपनी बहन को नहीं मारा है। पार्थो दे के अकॉर्डिंग देवजानी जी ने नवंबर से ही फास्ट रखना शुरू कर दिया था। उनके 2 कुत्तों की मौत अगस्त में हो चुकी थी और उनकी माँ के गुजरने के बाद उसे लग रहा था कि उसके घर को क्लेंस करने के लिए उसे फास्टिंग करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उसे उसके घर में बहुत ही ज़्यादा बुरी वाइब्स आ रही थी। उसकी फास्टिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती थी कि ना ही वो कुछ खाती थी ना ही वो कुछ पीती थी। तो इसी के चलते देवजानी की मौत दिसंबर 2024 में हो गई थी। अगर कोई नॉर्मल आदमी होता तो वो अपनी बहन की बॉडी को क्रीमेट कर देता था, लेकिन पार्थो अपनी बहन से इतना ज़्यादा अटैच था कि उसने अपनी बहन की बॉडी को उसी कमरे में रहने दिया। वो डेली अपनी बहन से मिलने जाता, वो डेली अपनी बहन के लिए खाना लेने जाता और पार्थो कहता था कि उसकी बहन उससे डेली मिलने आती है, लेकिन पर पुलिस वालों को लगता था कि पार्थो ने ही अपनी बहन को मारा है, पर ऐसा नहीं था। जब फोरेंसिक की रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा था कि देवजानी की मौत हार्ट अटैक से ही हुई है। चलो अब हम एक पॉइंट पर मान भी लेते हैं कि देवजानी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, पर औरोबिंदो जी को कैसे नहीं पता लगा कि उनकी बेटी 6 महीने पहले ही गुजर गई थी? इसमें पहला फैक्टर ये हो सकता है कि वो लोग घर से बाहर नहीं जाते थे और वो किसी से बात नहीं करते थे, ताकि इसीलिए शायद लोगों को नहीं पता चला। और दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि जब पुलिस वाले उनके घर में इन्वेस्टिगेशन करने आए थे तो उन्हें उनके घर में बहुत सारे कागज़ के टुकड़े मिले थे, कुशन कवर्स में, यहाँ तक कि दीवार के क्रैक्स में भी। जब उन्होंने उस कागज़ के टुकड़ों को इन्वेस्टिगेट करा उन्होंने रियलाइज़ करा कि वो सारी कम्युनिकेशन कागज़ के टुकड़ों पर ही करते थे। इसीलिए शायद उन सबको रियलाइज़ नहीं हुआ कि देवजानी इज़ नो मोर। अब ना ही पुलिस वालों को समझ आ रहा था और ना ही मीडिया वालों को कि आखिर हो ही क्या रहा है। कोई इंसान अपनी बहन से इतना ज़्यादा प्यार कैसे कर सकता है कि वो उसकी बॉडी को क्रीमेट ही ना कर पाए। इन सब के चलते पुलिस वालों को लगा कि पार्थो दे इज़ नॉट मेंटली फिट। उन्होंने पार्थो दे को एक हॉस्पिटल भेजा। वहाँ से वर्डिंग आई कि पार्थो दे इज़ नॉट मेंटली फिट। पार्थो दे को उसी हॉस्पिटल में रखा गया जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। पार्थो दे वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद एक 11th फ्लोर की बिल्डिंग पर रहने लगा, जहाँ पर उसकी देखभाल के लिए केयर टेकर डेली आता जाता था। हॉस्पिटल से आने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा सोशलाइज करने लगा, यहाँ तक कि उसने सोसाइटीज़ में चलते काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में भी पार्ट लिया। पर शायद ये सब चीज़ें पार्थो के लिए नहीं बनी थी। 21 फरवरी 2017 को वातकुंज के 11th फ्लोर से पुलिस वालों को फ़ोन आता है कि पार्थो दे की लाश उनके बाथरूम में जली पड़ी है।
पार्थो दे ने अपने मेमोर में लिखा था और वो चाहते थे कि उसे सब पढ़े, उसमें लिखा था कि आई एम नो किलर। जब कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसमें मीडिया का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है। मीडिया सब लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज करती है, पर इस केस में मीडिया वालों ने पार्थो को बहुत ज़्यादा गलत दिखाया है। और इसी के साथ पार्थो दे का केस ख़त्म होता है।